गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लक्ष्य क्लासेस में आए हैं और लक्ष्य क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप लोग को भी पता होगा कि जो सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थे या सेकेंड सेमेस्टर मतलब मीडियम बीच में जो सेमेस्टर बचे हुए थे कह सकते हैं, इन द सेंस जो सेकेंड सेमेस्टर में थे उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, जो फिफ्थ सेमेस्टर में थे उनको सिक्स सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो इन सब को देखते हुए हम लोग का क्लास जो है वीडियो लेक्चर कह सकते हैं आप, जो कि स्टार्ट किया जा रहा है लक्ष्य के द्वारा, लक्ष्य क्लासेस के द्वारा। ठीक है, तो मैं कुणाल, होप सो आप लोग को मालूम होगा या आप लोग मुझे जानते होंगे। अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आए हैं और मेरा पेपर जो है अभी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में भी हम लोग दो फैकल्टी हैं सर, दोनों मिलकर पढ़ाएंगे आपको। हाफ हाफ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअल में उसमें दो पार्ट होता है, एक सर एक कन्वेंशनल होता है और एक नॉन कन्वेंशनल होता है। तो कन्वेंशनल है एक और हमारे सर हैं वो बताएंगे और नॉन कन्वेंशनल पार्ट जो होगा वो मैं डील करूंगा उसके साथ। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग को भी थोड़ा संशय होगा या आप लोग भी काफ़ी परेशान होंगे कि क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो उन सबको छोड़ दीजिए सर, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। अगर उनको एग्जाम लेना होगा तो वो एग्जाम लेंगे और आपको एग्जाम देना है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपका ये ड्यूटी है सर, कर्तव्य बनता है कि आप पढ़िए। ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, प्रमोट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये अभी क्लियर नहीं है। आपको भी पता है कि क्या चल रहा है, ये कोविड-19 के चक्कर में सबको ही परेशान है सर। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, उस देखते हुए हम लोग नए सेशन थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल मान के चलिए जब तक कि आपका नोटिस नहीं आ जाता है कि यू आर प्रमोटेड। ठीक है, हालांकि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हैं या कुछ स्टेट में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, तो माइट भी संभव है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, संभव है, हो सकता है कि आपको भी प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन ये श्योर नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम लिया जाए। ठीक है, तो आप एज ए स्टूडेंट आपको बोला मैंने कि आपका ड्यूटी है पढ़ना, आप पढ़िए। ठीक है, पढ़ते रहिए। अगर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बोर्ड वाले तो आपको खुशी जाना है और एग्जाम देके आना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे पावर जनरेशन के बारे में। ठीक, पावर जनरेशन से आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है, पावर को क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है, कैसे, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मन में कभी सवाल आएगा कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से ये जनरेट हो रहा है और जनरेट होकर हमारे पास आ रहा है। आप कभी देखते होंगे आपके एरिया में सप्लाई कट हो जा रहा है, कभी कंटिन्यू करंट है तो है ही, मतलब सप्लाई है, अगर कंटिन्यू है तो है, कट नहीं हो रहा है। तो आखिर ये मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर जो है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले आप टॉपिक जान लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग डील करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या होगा। फिर जब हम लोग का क्लास आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग डीपली जाकर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जनरेट होता है, कितने सोर्सेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कितने सोर्स हैं जो कि डेड होने वाले हैं, कितने सोर्स हैं जो कि न्यू जनरेट कर रहे हैं, नया आ रहा है मार्केट में कि हाँ इससे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में पहले आप टॉपिक जान लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप टॉपिक के हिसाब से देखिए कि आपके पास है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, जो कि अभी मैंने बताया कि बेसिक कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एक्चुअली में यहाँ पे जो है क्या, जनरेशन जो है क्या है, उसके फायदे क्या है। ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करो, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस आप जहाँ भी चाहिए वायर के माध्यम से आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। आप देखते होंगे ऐसा गाँव है जहाँ पे कि आपके पास जो व्हीकल नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे भी सप्लाई आपका पहुँचा होगा। ठीक है, किसी गली में देखे होंगे कि आदमी नहीं जा पा रहा है या कोई बाइक लेके नहीं जा पा रहा है, उसके घर में भी सप्लाई है।
तो ये कह सकते हैं कि तार के वायर के माध्यम से आप इस इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पे भी आप पहुंचा सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अभी आप देखते चलिए कि जो व्हीकल चल रहा है, जो सवारी गाड़ी बोलते हैं या जो गुड्स कार होता है, उसमें भी अब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, डीजल पेट्रोल को रिप्लेस करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पॉल्यूशन बोलते हैं वो पॉल्यूशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है आपका, ठीक है, वायु प्रदूषण जिसको आप बोलते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। तो इस तरह के कई फायदे हैं जो कि हमको देखने को मिलेगा किसमें, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन में। इसमें आपको सोर्सेज बताया जाएगा सर कि कितने प्रकार के सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट हो रहा है। जैसे कि आप नाम सुने होंगे थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, जैसे कि आप एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, ये तो पक्का सुने होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है एनटीपीसी, उसका नाम सुने। एक्चुअली में वो क्या करता है, जब आप भविष्य में फाइनल करेंगे, डिप्लोमा पास हो जाएंगे, तो उसके लिए कई वैकेंसी आती है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है सर। तो इसमें क्या है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम देके आप जब आप जाएंगे एनटीपीसी में, तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, यहीं से पता करना, पढ़िएगा तब जाके आप वहाँ पे क्या करिएगा, वर्क करिएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो थर्मल पावर स्टेशन से नाम से आपको लग रहा है थर्मल पावर स्टेशन, मतलब हीट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। देखो ये काफी रोमांचक लगेगा सर आपको, और थ्योरी पेपर है सर, अगर आप इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़िएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। और हाँ, अगर आप बोरिंग मान के चलिएगा स्टार्टिंग से ही, तो काफी बोरिंग भी लगेगा। इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है। नया आपका थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, आपका टेक्निकल पेपर स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप लोग जो पढ़े थे ऑलरेडी 10th में 12th में जो आपने किया है, तो 10th 12th में जो आपने पढ़ा था वही अभी तक आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा कि आपका सारा कोर पेपर कह सकते हैं या टेक्निकल पेपर जो आपको आगे एम्प्लॉय होता है या यूज में आता है, उसको आप पढ़िएगा, उसके बारे में आप जानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जानना है, ठीक। तो सोर्स आपका जो होगा इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे थर्मल की बात कर रहे थे, हीट से हम लोग क्या कर रहे थे कि पावर को जनरेट कर रहे थे। कैसे करेंगे, जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, कोयला को जलाया जाता है, ठीक है, कोयला को जलाया, उससे हीट जनरेट हुआ, उस हीट को हम लोग क्या किए, इस्तेमाल करते हैं उस हीट का पानी को गर्म करने में, वाटर जो होता है उसको बॉइल करने में। अब जब पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा पानी, ठीक है। अब जब पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस स्टीम का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने करेंगे, उस स्टीम का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सोर्सेस हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम, बताएंगे एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पावर जनरेशन का है क्या। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट जो है हमारे पास वो अल्टरनेटर है, टरबाइन है, ठीक है। प्राइम मूवर जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटर, टरबाइन और ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। अगर आपके पास टरबाइन है और अल्टरनेटर है तो इजीली आप क्या करेंगे, रोटेट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा फीड कर देंगे वherever we want, ठीक है। जहां कहीं हमें जरूरत पड़ेगा वहां तक हम क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स पावर जनरेशन में होगा। अच्छा, थर्मल पावर स्टेशन है दूसरा, उसके बारे में मैंने बताया अभी तुरंत कि कोयला को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद उसको स्मॉल पीस में, पुल्वराइजेशन बोलते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ा में हम लोग कोयला को बांट देते, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से वो जल सके। और जब वो जलता है और जलने के बाद वो हीट जनरेट करेगा सर, जिसको कि आप थर्म बोलते हैं, ठीक है, थर्मल, ठीक है। और उसी हीट का इस्तेमाल हम लोग वाटर को गर्म करने में करेंगे। वाटर गर्म होगा तो आपको पता है वो क्या होगा, वाष्प या भाप में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प जो बनेगा, जो स्टीम होगा, उसको हम लोग टरबाइन पे डालेंगे, टरबाइन रोटेट करेगा, उसके बाद अल्टरनेटर रोटेट करेगा और अल्टरनेटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अल्टरनेटर होता है वो एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है सर, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के सहारे भेज देंगे। तो वो किसका काम हो गया, थर्मल पावर स्टेशन का। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि हम लोग न्यूट्रॉन जो होता है उसको टकराया जाता है, ठीक है। यूरेनियम जो हमारा होता है फ्यूल यूज किया जाता है और उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा न्यूट्रॉन का पार्टिकल का होता है, टूटता है। और न्यूट्रॉन का पार्टिकल जब टूटता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो आप पढ़ेंगे उसमें काफी ऊष्मा जनरेट होता है, ठीक है, काफी ऊष्मा निकलता है।
वही उष्मा का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करने में करते हैं। ठीक है, हम लोग का वहाँ बॉयलर लगा होता है, जब आप पढ़िएगा तो एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताया जाएगा सर। तो वहाँ पे बॉयलर लगा होता है, अब उस बॉयलर में वाटर रहता है। ठीक है, वही वाटर क्या होगा हमारा, गर्म हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उस स्टीम को हम लोग टरबाइन पे अप्लाई करेंगे। अब टरबाइन जो होगा अल्टरनेटर से कनेक्टेड होगा और अल्टरनेटर हमारा क्या होगा, रोटेट करेगा और एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, और उस एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रो पावर स्टेशन। ये भी नाम सुने होंगे सर, आप देखते होंगे कहीं कहीं बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ है, पानी को जमा कर लिया गया है। ठीक है, तो ये जो पानी को जमा स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर करने के बाद क्या होता है कि इस वाटर को डायरेक्टली हम लोग टरबाइन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कभी आप देखे होंगे कि वाटर का अगर कोई फोर्सली वाटर आप किसी टरबाइन पे आप रोटेट करो तो वो आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। टरबाइन आपका क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो टरबाइन जब रोटेट करेगा तो वो क्या होता है, अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अल्टरनेटर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप फिर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हमारा होगा। फिर उसी तरह से डीजल पावर स्टेशन होगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल किसका इस्तेमाल किए, कोयला। ठीक है, अब यहाँ पे डीजल पावर स्टेशन जो होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल के तौर पे डीजल यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारा वर्क एक ही होगा, कॉन्सेप्ट आपका वही होगा। इक्विपमेंट जो होगा चेंजेस होते जाते हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके ये एक और सर है हमारे, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ये तीन पार्ट जो होगा, ये तीन यूनिट जो होगा वो मैं पढ़ाऊंगा। तो अब इसमें क्या है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, अब यहाँ पे दो होता है सर, एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। आप कह सकते हैं कि वैसा एनर्जी सोर्सेस जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट है, कम से कम 7 से 8 पावर प्लांट होंगे जो कि हमें सिर्फ 6th यूनिट में पढ़ना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप पढ़े होंगे सोलर पावर प्लांट। ठीक है, या सोलर सेल, ये तो सुने होंगे, देखे भी होंगे सर आप, कि आप किसी के घर में देखे होंगे ऊपर पे एक सोलर प्लेट लगा होता है सर। ठीक है, उस सोलर प्लेट से हमारा सनलाइट क्या होता है, उस सोलर प्लेट पे पड़ता है और उस सोलर प्लेट के सहारे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूज के लिए। तो आखिर ये होता कैसे है, मतलब जब आपका सोलर पावर जो सोलर सेल है वो सनलाइट को एक्सेप्ट करके या एब्जॉर्ब करके एनर्जी जनरेट कर देता है, कैसे, इसको जानना है। ठीक है, अब जैसे एक और आप मान लीजिए विंड पावर प्लांट करते हैं, हवा कभी खत्म हो पाएगा क्या, सनलाइट जो होगा कभी खत्म होगा क्या, मतलब जब तक पृथ्वी पे जीवन रहेगा तब तक ये खत्म होने वाला है क्या, नहीं। अच्छा, ये एक और बात है कि आपका कोयला का बात अगर करें तो कभी कोयला खत्म होगा क्या, बिल्कुल खत्म होगा। ठीक है, आप जान भी होंगे या सुन भी रहे होंगे कभी, जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन ऐसा बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल या फिर कोयला, ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि समाप्त होते जा रहा है। अभी भी चेन्नई के कुछ पावर प्लांट है जो कि डेड हो गए सर, बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि कोयला हमें मिल नहीं पा रहा है रेयर क्वांटिटी में। जहाँ मिल रहा है वहाँ का पावर प्लांट रनिंग में है सर। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अब मिलना बंद हो गया या कम हो गया, जो डिमांड है कोयला का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण से कुछ पावर प्लांट जो थर्मल को उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो कोयला जो है ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम में है हमारे लिए, हो सकता है आगे आने वाले 70 साल 80 साल के लिए होगा, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन 70-80 साल के बाद फिर कोयला नहीं मिलेगा सर। तो हमारा थर्मल पावर प्लांट जो है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। अभी हमारे पास कोयला है तो हम यूज कर रहे हैं सर, थर्मल पावर स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 70 साल 80 साल, हो सकता है 100 साल, ठीक है, उस 100 साल के बाद क्या होगा, कोयला एग्जॉस्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन क्या सनलाइट खत्म हो जाएगा क्या, आने वाले 100 साल की बात करो, 500 साल की बात करो, 1000 साल की बात करो, विंड जो है वो खत्म हो जाएगा क्या। ओशियन पावर प्लांट एक होता है सर, ठीक है, ओशियन पावर प्लांट जो कि समुद्र बोल रहे हैं, तो समुद्र की बात कर रहे हैं, क्या समुद्र हमारा खत्म हो जाएगा क्या, नहीं। ये सारे जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सोलर का बता रहा हूँ या विंड का बता रहा हूँ या समुद्र का बात कर रहा हूँ, ये सभी खत्म नहीं होने वाले हैं।
तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ठीक है, समुद्र में जो होते हैं उसमें आप ओशियन थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, उसका जो समुद्र के ऊपर जो होता है जो सनलाइट आने की वजह से समुद्र का ऊपरी सतह जो होता है गर्म हो जाता है, उस ऊपरी सतह के गर्म वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आप जानते होंगे कि एक टाइड आता है जिसको कि आप बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है सर एक्चुअली में, लेकिन उस ज्वार भाटा का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। उस टाइड का इस्तेमाल क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। आखिर कैसे? अब बताओ कि ऐसा होगा क्या समुद्र में टाइड आना बंद हो जाएगा, जो ज्वार भाटा जो लहर उठता है सर वो आना बंद हो जाएगा? कभी नहीं सर, ये संभव ही नहीं है सर। जब तक हमारा पृथ्वी जो रहेगा, पृथ्वी है, पृथ्वी पे जीवन है, तब तक हमारा समुद्र है। ठीक है, और समुद्र में ज्वार भाटा भी क्या होगा आता, क्योंकि ये प्राकृतिक है सर। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, जैसे कि सन नहीं खत्म हो सकता। ठीक है, या समुद्र उसी तरह से समुद्र जो है, समुद्र का पानी वो भी खत्म नहीं हो सकता। आपको ये भी पता होगा सर कि पृथ्वी पे जो है 71% या 72% के आसपास, एग्जैक्ट है शायद 71% आप मान के चलिए, 71% जो है हमारा समुद्र का पानी है सर। अब बताइए, और पीने का पानी जो है काफी कम है। ठीक है, अब बताइए कि क्या समुद्र का पानी खत्म हो पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब किसमें पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब एक और आता है बायोमास। बायोमास में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप गोबर गैस जानते होंगे। अब वो गोबर गैस का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है सर, बस आपको ध्यान रखना होगा और इंटरेस्ट बनाए रखना होगा। ठीक है, कि हाँ एक्चुअली में कैसे जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा आपको यू मस्ट बी कीन कह सकते हैं, आपको जागरूक होना होगा, आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करना होगा कि हाँ मुझे ये जानना है आखिर समुद्र से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर रहे हैं, सनलाइट से कैसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं सर, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। एक और आता है सर जियोथर्मल पावर, जो कि नॉन कन्वेंशनल में है। जियोथर्मल आप देखिए, आपको पता होगा कि कभी भूकंप आता है तो समुद्र जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के नीचे से ज्वालामुखी फूटता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है सर। आपको ये भी पता होगा कि जो जमीन है सर, जो अर्थ है अपना, उसके नीचे काफ़ी हीट है सर। अब देखिए उस हीट का इस्तेमाल, जो जमीन के नीचे हीट है, उस हीट का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर रहे हैं। कैसे? देखो काफ़ी रोमांचक है सर, बस ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है नीचे जमीन के नीचे का जो थर्म है, हीट है, उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबको जानना है सर, इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में। ठीक है, अब उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। अब देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं सर या कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप बिल्कुल यही चाहेंगे कि मुझे सस्ता मिले, कम से कम दाम पे मुझे अवेलेबल मिले, राइट। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप अगर पटना में रह रहे हैं तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है यूनिट के हिसाब से जो लेता है कुछ महंगा होता है। आप कहीं गाँव में चले जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है पर मंथ आपको 100 रुपया लगे या 200 रुपया लगे, फिक्स चार्ज जो बोलते हैं कि आप कितना भी यूज कर लीजिए आपको 200 रुपये देना है 1 महीने में। लेकिन आप जब आप शहर में जाते हैं जहाँ पे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, वहाँ पे क्या होगा कि आपको यूनिट के हिसाब से देना। अगर आप 1 यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 रुपये यूनिट देना होगा, 10 रुपया देना होगा, कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, जो सिटी में रह रहा है वो भी तो ऐसा चाह रहा होगा कि हाँ मुझे भी कम से कम एनर्जी का बिल पे करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो कम पे करना पड़े। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं उसका कॉस्ट को घटा सकते हैं, कैसे कम कीमत पे हम लोग ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। अब एक लास्ट आता है सर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि बहुत सारे पावर प्लांट है सर, जैसे कि यहीं पे आपने बहुत सारा देख लिया, 4-5 तो यहीं पे मिल गया आपको। न्यूक्लियर हो गया, थर्मल हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया सर, सोलर पावर प्लांट हो गया,
विंड पावर प्लांट हो गया, बायोमास पावर प्लांट हो गया, ओशियन पावर प्लांट हो गया, जियोथर्मल पावर प्लांट हो गया, डिफरेंट कम से कम 8 से 10 पावर प्लांट हो गया, टाइप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर प्लांट आपके पास होगा, सभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है कि जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उस एरिया का तो डिमांड जो है वो पूरा हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा एरिया भी होगा उसके पास भी पावर स्टेशन हो जो कि जनरेट कर पा रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पावर स्टेशन से ही हम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो ऐसे पूरे इंडिया में होगा, ठीक है, कि कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कि आपके पास जनरेटिंग स्टेशन है ही नहीं, तो उसको क्या करना है, उसको भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस एरिया, उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिला, मतलब उस जगह पे भी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में क्या होता है कि जितने टाइप ऑफ पावर प्लांट है, जितना पावर प्लांट आप पढ़िएगा सब एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले खूब चला था मानव श्रृंखला, जो कि आपके सीएम जो है वो बनवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ठीक है, मानव श्रृंखला चलवाए थे। तो अब जब आप मानव श्रृंखला में देख रहे होंगे तो जो एक स्टार्टिंग एंड पे बंदा खड़ा होगा, इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलूं कि जो लास्ट एंड पे बंदा होगा वो जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलूं। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा दूसरे बंदे तीसरे बंदे कुछ इस तरह से पकड़ पकड़ के खड़ा है, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा है, तो जो स्टार्टिंग में बंदा खड़ा है कुछ इस तरह से, जो यहाँ खड़ा है इससे ये कनेक्टेड है, कुछ ऐसे इस तरह से कनेक्टेड है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो लास्ट बंदा है क्या इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, इससे ये है, इससे ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये बंदा इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से इससे क्या है, कनेक्टेड है। तो यही चीज है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में सर। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में भी क्या होता है सर कि सारे पावर प्लांट एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है, ये भी है, ये भी है, कुछ इस तरह से हमारा एक पावर प्लांट है। हो सकता है ये हाइड्रो, इसको मैं बोल रहा हूँ हाइड्रो, इसको मैं बोल रहा हूँ सर थर्मल, ठीक है, ये थर्मल हो, इसको मैं बोल रहा हूँ सोलर, हो सकता है ये विंड हो, ये हो सकता है ओशियन, ठीक है। ये सब पावर प्लांट है, अलग अलग जगह पे बने हुए, हो सकता है ये दिल्ली में है, ये कलकत्ता में है, ये महाराष्ट्र में, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? हो सकता है ये भी इससे कनेक्टेड हो, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब मैं बोलूँ कि इसके पास ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रहा है, विंड पावर प्लांट जो है ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है गर्मी के टाइम की बात में करो, ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट के पास बहुत ही कम जनरेशन है। तो अगर हाइड्रो पावर प्लांट को भेजना होगा एनर्जी, तो ये विंड भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है? यहाँ से ऐसे सप्लाई करके इसको ऐसे भेज सकता है कि नहीं? जरूरत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके पास भी नहीं है एनर्जी एक्सेस एक्स्ट्रा, इसके पास भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो ये विंड आपका हाइड्रो को भेज सकता है कि नहीं भेज सकता? ये फायदे हो जाते हैं सर इंटरकनेक्टेड के, कि आपको जहाँ चाहिए होगा वहाँ आप क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब देखिए सब तो बना हुआ है सर, लेकिन इन सबको क्या होगा, कोई ना कोई कंट्रोल करेगा। जैसे कि आपके पास बहुत सारे राज्य हैं, सारे राज्य को कंट्रोल करने के लिए होगा ना कोई एक तो बंदा होगा जो कि आपके देश के पीएम है, वो सारे राज्यों को देखते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इसका भी एक जो, जैसे कि आपके फैमिली में मान लीजिए कि 10 मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, कोई ना कोई तो एक हेड होंगे जो कि उस 10 मेंबर को कंट्रोल कर रहे होंगे। वो 10 बंदा जो होगा किसी एक का बात मान रहा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए सबका क्या बता रहे थे कि जो 10 मेंबर है आपके फैमिली में, उस 10 मेंबर को कोई एक बंदा कंट्रोल कर रहा होगा, या कोई एक बड़े होंगे आपके घर में जिनका सारा बात कह सकते हैं कि जिनको सब कोई फॉलो करता है या मानता है जिनका बात, ठीक है, वो क्या होगा, सेंटर में हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली जिसको बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इस सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम को भी कंट्रोल करता है एक, ठीक है, जो कि दिल्ली में इसका ऑफिस है, वहां से सारा को कंट्रोल करता है सर। सारे पावर प्लांट को दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है, जहाँ पे कि उसका हेड ऑफिस होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं वहीं पे आपका
हेड सेंटर है, ठीक। अब अगर इस पावर प्लांट को जरूरत होगा एनर्जी का, ये इन्फॉर्म करेगा हेड ऑफिस कह सकते हैं वहाँ। अब हेड ऑफिस देखेगा कि किस पावर प्लांट के पास में ज़्यादा एनर्जी है, किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पा रहा है, डिमांड से ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, वहाँ से क्या करेगा वो उस पावर प्लांट को भेज देगा। या मान लीजिए कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, बारिश के टाइम में वाटर ज़्यादा होता है सर, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, आराम से आप एनर्जी जनरेशन बढ़ा सकते हैं। तो इसके पास अगर ज़्यादा हो जाता है और किसी एक के पास में कम है, तो आप क्या करेंगे, इससे आप किसी और के पास में भेज सकते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे फायदा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के। ऐसे करके सर हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि कैसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम हमारा यूज किया जाता है। इंडिया में टोटल कितना इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कहाँ कहाँ उसका ऑफिस है। जैसा कि आप सुनोगे कभी पावर ग्रिड का नाम सुनिएगा सर, जब आप एग्जाम देने लगिएगा सर जॉब के लिए कह सकते हैं या नौकरी के लिए, तो वहाँ पे नाम सुनिएगा पावर प्लांट। तो पावर प्लांट का बहुत सारा नाम सुनेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट का भी, उसका भी एग्जाम होता है सर, थर्मल पावर प्लांट का उसका भी एग्जाम होता है सर, या पावर ग्रिड जिसको कि PGCIL कहते हैं सर। तो पावर ग्रिड जो होता है अलग अलग रीजन का होता है सर, नॉर्थ रीजन होता है, वेस्ट रीजन होता है, साउथ रीजन होता है, ये सारे सेंटर हैं सर, ये सब इंटरकनेक्टेड सिस्टम के ही पार्ट है सर, ठीक है, कि अलग अलग जोन वाइज बांट दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट होगा, वेस्ट रीजन होगा, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग रीजन बनाए हुए हैं हमारे पावर ग्रिड के, ठीक है, जहाँ पे कि अलग अलग वैकेंसीज आती है और उसमें आपको फॉर्म फिलअप करके आप एग्जाम दीजिए और जाके आराम से एज ए जूनियर इंजीनियर वहाँ पे आप वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे किसके हो गए, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, ठीक। तो ये हमारा ग्रुप था जो कि पढ़ना है पावर जनरेशन में। कुछ बुक्स है सर, आप उसको देख लीजिए कि अगर आप बुक खरीदते हैं तो उसकी बात करें तो आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के लिए प्रोफेसर GT राय का बुक भी ठीक है सर, लेकिन ये सिर्फ नॉन कन्वेंशनल के लिए है, क्योंकि आपने यहाँ पे भरे बायोमास हो गया, ओशियन हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, या फिर जियोथर्मल पावर प्लांट हो गया। तो ये सारे के बारे में अगर पढ़ना होगा तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आपको मिल जाएगा प्रोफेसर GT राय के बुक में, ठीक है। उसके बाद एक सोनी गुप्ता कह सकते हैं, JB गुप्ता का भी बुक आता है सर, एक कोर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो JB गुप्ता का भी बुक है सर, उसमें भी आपको टोटल मिल जाएगा, पावर सिस्टम के नाम से ही आता है वो, पावर प्लांट के नाम उसमें आएगा, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, पावर सिस्टम का भी पार्ट मिलेगा और जनरेशन भी मिल जाएगा JB गुप्ता में, ठीक है। लेकिन थोड़ा लैंग्वेज उसका हार्ड है, बट बुक ठीक ठाक है सर, अच्छा बुक है, पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का है, सोनी गुप्ता एंड भटनागर, ये भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर एक ऐसा लोकपाल का है, ये भी बुक सही है सर, आप इससे भी आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सब रेफरेंस बुक है, आप अगर ऐसा खोजेंगे कि सारा टॉपिक हमें एक ही बुक में मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल है सर, ठीक है। उसके लिए आपको लोकल पब्लिकेशन खरीदना पड़ेगा, ठीक, जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा लोकल पब्लिकेशन का बुक वो आप खरीद सकते हैं। उसमें आपको सिलेबस वाइज जो कि आपका SLT का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पूरा दिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको अधिक पढ़ने के लिए भी मिलेगा और अधिक सीखने के लिए भी मिलेगा, तो आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कीजिए। ऑप्शन एक VK मेहता का भी बुक आता है सर, काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर, VK मेहता का, वो बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं पावर जनरेशन में, ठीक है। बात करते हैं सर एग्जाम में आपको कैसे मतलब पूछा जाएगा, किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपने एग्जाम दिया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी एग्जाम दिए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर हो गए, सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि आपका 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसमें भी सेम 20 ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के रहेंगे सर, जो कि 20 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 30 मार्क्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहता है शायद उसमें भी, जो कि लॉन्ग आंसर करना रहता है। तो इस तरह से आपका टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा थ्योरेटिकली। बाकी टोटल पेपर जो होता है सर, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 100 मार्क्स में जो होता है 100 मार्क्स में 100 मार्क्स में 30 मार्क्स जो है आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो कि लैब वगैरह हो गया, इंटरनल असेसमेंट जो होता है सर, उसको पूरा करने के बाद आपको दिया जाता है। ये 100 मार्क्स जो होता है जिसमें से कि आपको 30 मार्क्स के कॉलेज प्रोवाइड करता है और 70 मार्क्स जो होता है आपका एग्जाम होता है। 70 मार्क्स का क्या होता है, एग्जाम होता है, जो कि आपको लिखना है, जिसके लिए कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसी 70 मार्क्स के लिए भी पढ़ेंगे, बाकी नॉलेज के लिए पढ़ेंगे सर, ठीक है। ये 30 मार्क्स आपको कॉलेज से मिल जाएगा।
एक चीज और ध्यान में दीजिएगा कि वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 तारीख आज आपका है, आज से अनाउंसमेंट है, आपको कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप रेगुलर पढ़िएगा तो आपके लिए बर्डन नहीं होगा सर, ठीक है, वो आपके लिए बर्डन नहीं होगा। लेकिन आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, 2 दिन आपने सोचा चलो तीसरे दिन पढ़ लेंगे, फिर सोचे चौथे दिन पढ़ लेंगे, फिर सोचे 5वें दिन पढ़ लेंगे, वो आपका क्या होगा, बर्डन होते जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं ये एक मार्कर है सर, जो कि बहुत हल्का है सर। अभी अगर मैं एक हाथ से इसको पकड़ के खड़ा हूँ सर, ये काफी कुछ भी नहीं लग रहा है सर, बहुत आसान है। 1 घंटा तक खड़ा हूँ, इसी को ऐसे पकड़ के खड़ा हूँ 1 घंटे से, फिर भी आसान लग रहा है। 2 घंटे तक फिर भी आसान, 3 घंटे फिर भी आसान। लेकिन अगर आप कंटिन्यू 10 घंटे 15 घंटे तक खड़ा रहेंगे, डेफिनेटली आपका हाथ जो होगा वो दर्द करना स्टार्ट कर देगा। बस इसी मार्कर से सर, बस आप क्या कर रहे हैं, पकड़ के इस मार्कर को पकड़ के खड़ा है सर, बस इतनी सी बात है सर, जो कि मार्कर का वजन कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक दिन का वीडियो आया तो आप कोशिश कीजिए कि उसी दिन उस वीडियो को देखना है, ठीक है, उसी दिन आपको उस वीडियो को देखना है। चलो अगर नहीं भी हो पाए तो दूसरे दिन देखना है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश कीजिएगा कि देखना ही है किसी भी हाल पे, ठीक। अगर आप उसको स्किप करते जाएंगे, वीडियो को छोड़ते चले जाएंगे, तो एक दिन पता चलेगा आपको, 1 महीने के बाद आपके पास 30 लेक्चर हो चुके हैं, जो कि आपको भारी लगने लगेगा सर, ठीक है। फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और फिर वीडियो एज इट इज आपके ऐप में पड़ा हुआ रह जाएगा, आपके पैसे जो आप पे करिएगा वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे सर, ठीक है। वीडियो आपका शायद 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा सर, आप 6 महीने तक देख सकते हैं वीडियो, जितना बार चाहें आप देख लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर। हाँ, उसके बाद आपका जो भी डाउट होगा, आप कह सकते हैं कि हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे हैं, या आप क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, हमारे पास कोई जवाब देने का कोई जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है, तो किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे जरूर टेक्स्ट कीजिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डेफिनेटली होप सो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी किसी तरह का सवाल हो, किसी तरह का सवाल हो आपके पास, उसका मैं जवाब दे पाऊँ, ठीक है, अगर मुझे मिलता है तो। और हाँ, सबसे पहली बात तो आपके पास सवाल होना चाहिए सर, ठीक है, सवाल होगा तभी जवाब भी मिलेंगे सर। तो आप ये नंबर मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कॉलिंग नहीं है, सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। किसी तरह का कोई सवाल होगा डेफिनेटली आप सेंड कीजिएगा, हम लोग बताएंगे उसको। कोशिश करेंगे सर कि वीक में एक दिन हम लोग लाइव आए आपके लिए, सिर्फ कि जो कि आपका डाउट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि उसको हम लोग क्या करें कि सॉल्व कर पाए। जो भी किसी तरह का आपका डाउट होगा विषय वस्तु से रिलेटेड, जो कि हम लोग क्लास में बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सारा चीज़ समझ रहे होंगे सर, ठीक है। जो आप नहीं समझे हैं या कुछ ऐसा टर्म होगा जो कि आपको पता नहीं चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन लाइव आएंगे और हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी डाउट होगा, ठीक। उसके बाद आप 3rd सेमेस्टर में आ चुके हैं सर, आपको पता है, अभी आप देख रहे होंगे कि जो जॉब का स्थिति है सर, वैकेंसी का स्थिति है, काफ़ी डाउन होते जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको बेहतर तैयारी करना है। कोशिश ऐसा करना है सर कि जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, जैसे ही आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट आता है और आप 1 टाइम एग्जाम दें कहीं पे भी, किसी भी जॉब के लिए, या पावर ग्रिड हो जाए, चाहे एनटीपीसी हो जाए, या हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हो, ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी एग्जाम अगर, या रेलवे जेई हो जाए, या एसएससी जेई हो जाए, यूपीपीसीएल का जेई हो जाए, या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो जाए, तो कोई सा एग्जाम आप अटेंड करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपका रिजल्ट हो जाए। आप कुछ इस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि काफी कंपटीशन बढ़ जाता है वहां पे। आप अपने आप को अभी से अगर आप तैयार करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल झेलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आएगा आपके साथ, फिर आपको लगने लगेगा कि अरे यार छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से। तो ऐसा आप मत बनिएगा। अभी से क्या है कि 1 घंटे 2 घंटे आप इस पे टाइम देना स्टार्ट कीजिए कि हाँ ये पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। देखो आपको मैं पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव बता दूं, तब भी आप अगर चाहोगे कि आप 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें तो थोड़ा मुश्किल है सर, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं अभी है कि मैं बता रहा हूँ कि जो मैं क्लास आपको डिक्टेट करूँगा, ये जो भी क्लास होगा उसमें आप पढ़िएगा, तो कोशिश मेरा भी रहेगा कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके पर्पज से हम लोग पढ़ाएं आपको, उसमें आपको
आसानी हो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, ठीक है। 80% ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने के पॉसिबिलिटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी 20% जो होगा आप खुद से कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हम लोग से बात कीजिएगा, पूछिएगा। व्हाट्सएप का नंबर है सर, टेक्स्ट कीजिएगा और मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएंगे या नेक्स्ट क्लास में जब भी या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। तो वहाँ से हम लोग एक एक देखते जाएंगे कि कौन कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट है। या चलिए एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज़ को जो कि काफ़ी बेसिक्स है, हर एक पावर प्लांट में आपका आएगा। खत्म करते हैं कुछ देर के बाद सर, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए वीडियो। उसमें क्या है सर कि जो मैं आपको बात कर रहा था टरबाइन का, अल्टरनेटर का, कि कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। तो उस चीज़ को आप देखिएगा थोड़ा सा है कि ये मान लीजिए प्राइम मूवर है सर, ठीक है। प्राइम मूवर है, ये आप टरबाइन कह सकते हो। और यहाँ पे आपका क्या है, ये मैकेनिकली कपल्ड है सर। मैकेनिकली कपल्ड का मतलब ये बियर के बैरिंग के हिसाब से, बैरिंग से आपको क्या किया हुआ है, वो टाइट किया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया सर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया सर। और इधर आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं सप्लाई, ठीक है। तो कुछ ही तरह से एक सिंगल लाइन बना लीजिए सर, बेहतर होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या बोल रहा हूँ मैं, टरबाइन। टरबाइन बोल लीजिए। इसी को हम लोग कहीं कहीं आपको मिलेगा प्राइम मूवर लिखा हुआ, प्राइम मूवर, ठीक है। ये हमारा हो गया मैकेनिकली कपल्ड। मैकेनिकली कपल्ड ये हमारा क्या होगा सर, अल्टरनेटर। और ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये हो गया हमारा सप्लाई जो आप क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक। ये प्राइम मूवर है। और इधर से आप क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आप क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर एक कोई भी ऐसा भी तक नहीं है सर कि इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं सर, ठीक है। हम लोग जनरेट करेंगे कोई भी मैकेनिकल एनर्जी होगा, चाहे हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, उस सारे एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कोशिश करेंगे। तो ये पावर टरबाइन है सर। टरबाइन इन द सेंस आप कह सकते हैं, आपको मैं ऐसा एग्जाम्पल, कभी बचपन में हम लोग एक घिरनी रोटेट करते थे सर, कोई फेस्ट में जाते थे तो वो एक घिरनी रहता था जिसको लेके हम लोग दौड़ते थे, तो वो रोटेट करता था, ठीक है। तो उस वैसा कुछ टरबाइन है सर यहाँ पे भी, ठीक है। जिसपे कि हम लोग अलग अलग मैकेनिकल एनर्जी जो होगा अप्लाई करेंगे। हो सकता है किसी में स्टीम अप्लाई कर रहे हैं, किसी में विंड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये टरबाइन पे क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग बताए थे न्यूक्लियर का ही अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब यूरेनियम पे हम लोग बम्बार्डिंग करा के, मतलब नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जो होता है उससे हमारा ऊष्मा जनरेट होगा या हीट जनरेट होता है। अब उस हीट का इस्तेमाल हम लोग बॉयलर में वाटर को बॉयल करने में करते हैं, ठीक है। वाटर गर्म हो जाने के बाद क्या होगा, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, उस स्टीम का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन पे देंगे। अब जैसे ही आप स्टीम को टरबाइन पे देंगे, टरबाइन क्या होगा हमारा, रोटेट करना आरंभ कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये टरबाइन जो है मैकेनिकली कपल्ड है किसके साथ, अल्टरनेटर के साथ। अल्टरनेटर क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कह सकते हैं ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे जनरेशन क्या होगा सर, एसी ही होगा। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट हमारा क्या होता है कि एसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है, सस्ता होता है सर इस वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेटर के सहारे हम लोग क्या किए, एसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिए। ये जब आप मशीन पढ़ेंगे तो उसमें काफी डीप में आप अल्टरनेटर में पढ़ेंगे कि इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, ठीक है। रोटर हमारा रोटेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे, और फिर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो यहाँ ये अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो एसी इलेक्ट्रिसिटी उसको आप स्टोर नहीं कर पाइएगा सर, डीसी को कर पाएंगे बट एसी को नहीं कर पाइएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके, मतलब यहाँ से अल्टरनेटर से हम लोग भेज देते हैं कहाँ, ट्रांसफार्मर में, ठीक है।
अब एक चीज यहाँ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है सर, वो वोल्टेज का जनरेशन अभी अपने पास 11 kV का होता है। ये नॉर्मल है, 11 kV का वोल्टेज जनरेट होता है। अब ये 11 kV का जो वोल्टेज होता है इसको आप ट्रांसफार्मर के सहारे आप जहां चाहिए भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलेगा कि कैसे आप भेजते हैं। जैसे कि ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया, आप इसको भी आप देख लीजिए। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको डीपली बताऊंगा, डिटेल में लेके पढ़ेंगे इसको कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कहाँ कैसे भेजते हैं हम, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इसको आप देखिए क्या है ये। तो यहाँ पे क्या है कि जनरेटिंग स्टेशन में जो सप्लाई जनरेट होता है, जो वोल्टेज जनरेट होता है, तो उसकी बात करूँ कि जो भी वोल्टेज जनरेट हुआ उसको हम क्या किए ट्रांसफार्मर में दिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन है। क्या है? जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, जहाँ पे भी आप सप्लाई जनरेट किए, जो कि 11 kV मैं बता रहा हूँ जनरली। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि आपका एक स्टेशन होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको आप रिसीविंग स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिसीविंग स्टेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। ठीक है, इसके बारे में और भी डीपली पढ़ेंगे हम लोग। ये हो जाएगा क्या? कंज्यूमर। तो यहाँ से जनरेट हुआ। फिर आप देखते होंगे कि खेत में बड़ा बड़ा टावर लगा होता है, स्टील टावर जो होता है, काफी लंबे हाइट पे लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। उसमें आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि टैपिंग किया हुआ है, वहां से टैपिंग करके आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी ले लो, नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है सर। तो वहां से हम लोग क्या किए कि टावर के सहारे ट्रांसमिट किए, हाई वोल्टेज होगा ट्रांसमिट किए। यहाँ पे आपका 11 kV जनरेट हो रहा है सर। 11 kV जनरेट होने के बाद यहाँ पे एक हमारा क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर दे रहा है, वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है जितना भी डिजायर्ड लेवल हो सकता है। 132 होगा या आपका 220 होगा या 760। ये 760 किलोवोल्ट जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम आपका ट्रांसमिट हो रहा है। जनरेट आपका 11 kV ही हो रहा है, लेकिन ये 760 kV जो होता है वो मैक्सिमम आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये 760, तो जो आपका डिजायर है उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेप अप करेंगे और फिर ट्रांसमिट करेंगे। अब ये ट्रांसमिट करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजेंगे, जहाँ पे क्या पढ़िएगा ओके। फीडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसमें एक सर्विसमैन होता है जिसको कि आप कंज्यूमर बोलते हैं। तो इसी में आपका फीडर आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, और ये फिर आपका क्या है? कंज्यूमर, जिसको सप्लाई की जरूरत है वो हमारा ये कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो यहाँ से चला सर, जनरेटिंग स्टेशन से चला और पहुंचा कहाँ? कंज्यूमर के पास में। तो किस हिसाब से कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।